नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में बात करेंगे सीपीसी की यूनिट नंबर 1 जो कि सेमेस्टर नंबर 5 का एक पार्ट है। तो उसकी जो यूनिट नंबर 1 है वो बात करती है इसकी डेफिनेशन में, जिसमें डिक्री, जजमेंट, ऑर्डर, फॉरेन कोर्ट, फॉरेन जजमेंट मींस प्रॉफिट, एफिडेविट, सूट, प्लेंट एंड रिटर्न स्टेटमेंट आता है। जिसमें से अगर मैं इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो डिक्री की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जजमेंट, ऑर्डर और फॉरेन कोर्ट, फॉरेन जजमेंट में से इन दोनों की भी इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज मींस प्रॉफिट भी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद आता है आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अंडर सीपीसी, दैट इज रेस्ट सब जुडिस, रेस्ट जुडिकाटा, रेस्टिट्यूशन, कैविएट, इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट्स एंड ई कोर्ट्स। उसके बाद लास्ट टॉपिक आपका आता है इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज सम डेफिनेशंस अंडर द सीपीसी। ठीक है, इसमें सबसे पहले डेफिनेशन आती है हमारी क्या, डिक्री की। डिक्री बेसिकली क्या होता है? डिक्री काइंड ऑफ जजमेंट है विदाउट रीजंस। ठीक है, तो जब डिक्री का मतलब क्या है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या राइट्स डिसाइड हुए हैं किसके फेवर में, वो चीज मेंशन होती है, दैट इज डिक्री विदाउट एनी रीजन कि वो राइट्स किसके फेवर में क्यों डिसाइड हुए। ठीक है, तो देखिए डिक्री मींस द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द कोर्ट। तो फर्स्ट एसेंशियल टर्म ये हो गई कि इट इज द फॉर्मल एक्सप्रेशन, मतलब जिसको इन्फोर्स कराया जा सकता है। ठीक है, देन उसके बाद ऑफ एन एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन का मतलब क्या होता है? व्हेन वी अप्लाई सम माइंड ऑन द राइट्स, ठीक है, ऑन द राइट्स ऑफ द पार्टी, तो दैट इज एडजुडिकेशन। ठीक है, देन उसके बाद विच सो फार एज रिगार्ड्स द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट। ठीक है, तो ऑब्वियसली डिक्री को कौन पास करेगा? कोर्ट। ये हमारा थर्ड एसेंशियल इंग्रेडिएंट हो गया। कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट ऑफ द पार्टीज, ये हमारा फोर्थ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हो गया कि जो डिक्री होती है वो क्या करती है, जो पार्टी के राइट्स हैं, पार्टी ऑफ द केस के, जैसे फॉर एग्जांपल ए वर्सेस बी केस चल रहा है, तो उस केस में जो डिक्री होगी वो ए और बी के राइट्स को डिसाइड करेगी। कैसे? कंक्लूसिवली, विदाउट लीविंग एनी स्कोप, कोई भी उम्मीद छोड़े बिना, कोई भी औपचारिकता को छोड़े बिना जो डिक्री ऑफ द कोर्ट होगी वो उनके राइट्स को डिक्लेयर करेगी कंक्लूसिवली। ठीक है, देन विद रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर्स इन कंट्रोवर्सी, सपोज दैट 1, 2 और 3 इश्यूज फ्रेम हुए इन द सूट। अब उस केस में क्या हुआ, डिक्री जो है वो क्या कर सकती है, एक मैटर पे भी, या फिर तीनों मैटर पे, या फिर मान लो 2 में डिसाइड कर दिया, तीसरा छोड़ दिया, तो ऐसे करके पार्शियली भी मैटर्स पे यानी कि राइट्स पे, या फिर कंट्रोवर्शियल मैटर्स पे यानी कि फैक्ट एंड इशू पे जो राइट्स है वो डिसाइड कर सकती है डिक्री। ठीक है, देन उसके बाद इट मे बी आइदर प्रिलिमिनरी और फाइनल। तो 2 तरीके की होती है। प्रिलिमिनरी मतलब कि अभी फाइनली जजमेंट नहीं आई, अभी फाइनली केस डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ, सपोज दैट सिर्फ एक इशू को हमने रिजॉल्व कर दिया, तो दैट इज द प्रिलिमिनरी डिक्री। ठीक है, it shall be deemed to be include the rejection of a plaint and determination of any question within section 144, but shall not include any adjudication from which an appeal lies, an appeal from an order or any order for dismissal for default। तो बेसिकली इसका क्या मतलब हुआ? इसका सिंपल सा ये मतलब हुआ कि जो डिक्री होगी वो क्या क्या इंक्लूड करेगी। डीम डिक्री, ये एक नया कंसेप्ट है जो आपको समझना है कि व्हाट इज डीम डिक्री। डीम डिक्री का मतलब क्या है कि ओरिजिनली ये डिक्री के डेफिनेशन में नहीं आते, पर इनको डीम कर लिया गया, मान लिया, लीगल फिक्शन क्रिएट हो गया यहाँ पे कि इनको हम मान लेंगे। जैसे आप लोगों ने सुना होगा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, वैसे यूनिवर्सिटी नहीं है, पर उनको बाद में यूनिवर्सिटी को उनको एक्सेप्ट कर लिया गया एज अ यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो सिमिलरली डीम डिक्री क्या है? लीगल फिक्शन है कि इनको मान लिया गया एज अ डिक्री। क्या? सबसे पहला इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। ये पहली चीज है कि भाई डिक्री जो होगी उसमें रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इंक्लूड हो जाएगा। ये पहली चीज है कि इसमें डिक्री में क्या होगा, रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट। अगर प्लेंट रिजेक्ट हो जाती है अंडर ऑर्डर 7, तो उस केस में क्या होगा, उसको हम डिक्री मान लेंगे। डिक्री का मतलब क्या होगा कि वो राइट्स को डिटरमाइन कर दिया उसने। ठीक है, और अगर क्या हुआ, एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144। सेक्शन 144 टॉक्स अबाउट रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या है? टू रेज्यूम बैक। ठीक है, तो अगर सेक्शन 144 में कोई क्वेश्चन का आंसर कर दिया कोर्ट ने, तो उसको भी डिक्री मान लिया जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद क्या नहीं होता डिक्री, ये याद रखोगे आप लोग कि एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच अपील लाइज एन अपीलेबल फ्रॉम एन ऑर्डर। ठीक है, तो मतलब अपील जो है कैसे लाई कर रही है, अपील फ्रॉम एन ऑर्डर, तो उसको डिक्री नहीं माना जाता। अगर अपील फ्रॉम एन डिक्री की तरह लाई कर रही है तो उस केस में उसे डिक्री माना जाएगा, पर अगर अपील फ्रॉम एन ऑर्डर की तरह अपील लाई कर रही है तो उसे डिक्री नहीं माना जाएगा। सेकंड क्या है? एनी ऑर्डर फॉर डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट। अब डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट क्या होता है समझ लो आप लोग। सबसे पहले आप ये समझो कि एक केस है ए वर्सेस बी। ठीक है, अब ए भाई साहब ने क्या करा, प्लेंट प्रेजेंट करी। प्लेंट प्रेजेंट करेंगे तभी क्या होगा, केस एडमिट होगा, अदरवाइज केस एडमिट ही नहीं होगा। ठीक है, तो प्लेंट प्रेजेंट करके कोर्ट में गए और कोर्ट में जाकर के बोला
क्या कि मुझे बी के खिलाफ केस इनिशिएट करना है। अब प्लेंट प्रेजेंट करने के बाद ये भाई साहब हो गए गायब, आए नहीं, ठीक है, कोर्ट ही नहीं है नेक्स्ट डेट पे, तो उस केस में क्या होगा, डिसमिस इन डिफॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। देन दूसरी चीज अगर समझते हैं तो क्या होगा, ए वर्सेस बी हुआ, ठीक है, ए ने प्लेंट प्रेजेंट करी, केस सबमिट हुआ, केस फाइल हो गया, उसके बाद क्या हुआ, कोर्ट ने बी को समन इशू कराए, समन इशू कराने पे बी नहीं आया, ठीक है, बी कोर्ट में आया ही नहीं, तो क्या होगा, तो हो जाएगा एक्स पार्टे, ठीक है। अगर डिफेंडेंट ना आए तो एक्स पार्टे, और अगर प्लेंटिफ ना आए तो क्या, डिसमिस इन डिफॉल्ट, ठीक है। देन आगे चलते हैं, तो ये बेसिकली ये दोनों जो चीजें हैं ये डिक्री नहीं मानी जाएंगी, ठीक है। देन आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको हमने कैटेगराइज कर दिया, एसेंशियल एलिमेंट्स जो हम समझ चुके हैं कि एडजुडिकेशन है, मतलब एप्लीकेशन ऑफ द माइंड है, डिटर्मिनेशन बाय द कोर्ट है, एंड डिटरमाइंस द राइट ऑफ द पार्टीज है, कंक्लूसिवली डिटर्मिनेशन है, ठीक है। देन उसके बाद फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द कोर्ट है, मतलब फॉर्मली ड्रॉन अप है, कि ऐसा नहीं कि कैजुअली बोल दिया और साइन वाइन कुछ भी नहीं, फॉर्मल ड्रॉन अप एंड साइन होना चाहिए जज के थ्रू, ठीक है। देन उसके बाद टाइप्स अगर देखें तो पहला टाइप क्या आता है, प्रिलिमिनरी डिक्री, मतलब कि अभी केस चल रहा है पर कुछ राइट डिसाइड हो गए तो प्रिलिमिनरी डिक्री पास कर दिया, ठीक है। देन उसके बाद आता है फाइनल डिक्री। फाइनल डिक्री का मतलब क्या है कि केस पूरा खत्म हो गया, अब सारे राइट्स पे एक साथ डिक्री पास हो गई, ठीक है। और तीसरा आता है पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे इसको एग्जांपल के फॉर्म में आपको समझाता हूं कि मान लो ए वर्सेस बी चल रहा था, ए वर्सेस बी, ठीक है। अब मान लो इसने क्या कर रखा था, इसने पोजेशन ऑफ द प्रीमाइसेस कर रखा था, ठीक है, और इसने क्या करा, इसको पैसा दिया था, मनी लैंड किया था, ठीक है, और मनी लैंड करने के बाद पोजेशन इसने ले लिया, ठीक है। अब इसने क्या करा, इसको इसका मनी रिटर्न कर दिया, पर इसने पोजीशन वेकेट नहीं करा, नॉट वेकेटेड द पोजीशन, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, एक सूट फॉर रिकवरी ऑफ द पोजीशन फाइल होगा, ठीक है। तब उस केस में क्या होगा कि अगर मान लो कोर्ट ने क्या करा, कोर्ट ने डिक्री पास करी कि भाई फॉर एग्जांपल कोर्ट ने डिक्री पास करी कि बी ने जो पैसे दिए उसमें सपोज दैट 20K रुपीज उसको और देने थे, ये इसने डिक्री पास कर दी अबाउट द राइट ऑफ द ए, जिसकी वजह से पोजीशन खाली नहीं कर रहा था। अब क्या है, मींस प्रॉफिट कैलकुलेट करा जाएगा कि मीनवाइल कि जब तक ए को पोजीशन खाली कर देना चाहिए था पर उसने नहीं किया, उस ड्यूरेशन मान लो उसने 3 महीने पोजीशन अपने पास रखा, तो उस केस में जो 3 महीने का उसने प्रॉफिट गेन किया फ्रॉम दैट प्रेमाइसिस, उसको कैलकुलेट करने के लिए कोर्ट ने बोल दिया कि वो अभी इंक्वायरी चलती रहेगी। तो दैट इज द पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल डिक्री, कि भाई आपने अभी क्या करा, एक प्रिलिमिनरी एक फाइनल डिक्री दे दी कि भाई 20K रुपीस आपको देने हैं, दैट इज फाइनल, और इस पे इंक्वायरी भी पेंडिंग है, तो दैट इज प्रिलिमिनरी, ठीक है। देन आगे चलते हैं, तो क्या है, इंक्लूड्स रिजेक्शन ऑफ प्लेंट डिटर्मिनेशन अंडर सेक्शन 144, दैट इज रेस्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये हम समझ ही चुके हैं, ठीक है। देन उसके बाद आओ एक्सक्लूड, क्या क्या एक्सक्लूड होता है ये भी हम समझ चुके हैं, डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट और इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स जो कि अपीलेबल होते हैं एज एन अपीलेबल ऑर्डर्स, ठीक है। देन उसके बाद ये केस लॉ है मूलचंद वर्सेस डेप्टी डायरेक्टर कंसोलिडेशन, दैट इज डिक्री मस्ट कंक्लूसिवली डिटरमाइन राइट्स, ठीक है। तो यहां पर ये याद रखना है कि अगर कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन ऑफ द राइट्स नहीं हो रहा है तो वो क्या बन जाएगा, तो वो ऑर्डर बन जाएगा, और अगर कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन ऑफ द राइट्स हो रहा है तो वो क्या बनेगा, वो डिक्री बनेगा। सिर्फ यही डिफरेंस है ऑर्डर और डिक्री में। उसके बाद आता है आपका शंकर वर्सेस चंद्रकांत, दैट इज डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट इज नॉट अ डिक्री, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं। देन फूलचंद वर्सेस गोपाल लाल, दैट इज मोर देन वन प्रिलिमिनरी डिग्री कैन बी पास इन अ पार्टीशन सूट, तो एक पार्टीशन सूट में एक से ज्यादा प्रिलिमिनरी डिग्री भी पास हो सकती है। अब आपको ये याद रखना है कि ये आपका लॉ एग्जाम फॉर कॉलेज या यूनिवर्सिटी, दैट इज मोर देन इनफ कंटेंट, बट जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू पे दिस इज नॉट द इनफ कंटेंट। डिग्री में और भी बहुत सारी चीजें डिस्कशन करने के लिए होती हैं, पर जो आपका एम है अभी फिलहाल सेमेस्टर एग्जाम, उसके लिए मोर देन इनफ, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं, तो क्या आता है जजमेंट। जजमेंट कहां पर डिफाइंड है, सेक्शन 2 क्लॉज 9 में, और डिग्री कहां पर डिफाइंड है, सेक्शन 2 क्लॉज 2 में, ठीक है। तो डिफाइंड जजमेंट क्या है, जजमेंट मींस द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन द ग्राउंड ऑफ डिक्री और ऑर्डर, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं कहूं एक सिंपल टर्म में आपको समझाऊं कि भाई एग्जाम में कैसे याद रखोगे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द जजमेंट, तो आप कैसे बोलोगे, डिक्री प्लस रीजंस इज इक्वल टू जजमेंट, ठीक है। तो अगर डिक्री और उसमें क्या मिल जाए, रीजन फॉर द डिसीजन, डिक्री मतलब क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ द राइट्स, उसमें ऐड कर दो रीजन फॉर सच डिटर्मिनेशन, तो क्या बन जाएगी वो जजमेंट, ठीक है। देन उसके बाद कंटेंट्स ऑफ जजमेंट देख लो। सबसे पहले क्या होता है इसमें, कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस होता है, पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन होता है, डिसीजन ऑन ईच पॉइंट होता है, एंड रीजन फॉर द डिसीजन होता है। तो ये जो पॉइंट है
दैट इज डिफरेंट एंड दिस पॉइंट इज डिफरेंट फ्रॉम डिक्री। ठीक है, देन आगे चलते हैं। जजमेंट प्रीसीड्स अ डिक्री, तो पहले जजमेंट आती है एंड देन क्या आती है, डिक्री आती है। ठीक है, तो ये केस लॉज है फॉर द जजमेंट, ये आप देख लो ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है केस लॉज। ठीक है, देन उसके बाद ऑर्डर अगर देखें तो ऑर्डर कहां पे डिफाइंड है, सेक्शन 2 क्लॉज 14 में डिफाइंड है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या है, ऑर्डर मींस द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट व्हिच इज नॉट अ डिक्री। ठीक है, तो मतलब क्या है, ऑर्डर वो है कि फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द सिविल कोर्ट है पर डिक्री नहीं है। इसका मतलब क्या है कि फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द सिविल कोर्ट होना चाहिए प्लस कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन ऑफ द राइट्स नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा, वो ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो एसेंशियल देखें, डिसीजन ऑफ द सिविल कोर्ट होता है, फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है, सेम डिक्री वाली बात है। ठीक है, देन एंड डिक्री नहीं होना चाहिए, तो वो क्या बन जाएगा, वो ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, तो अपीलेबल ऑर्डर्स होते हैं एंड नॉन अपीलेबल ऑर्डर्स होते हैं। तो ये बेसिकली अपीलेबल ऑर्डर्स का मतलब क्या है कि जिन ऑर्डर्स के अगेंस्ट आप हायर कोर्ट में अप्रोच कर सकते हो, दैट इज अपीलेबल ऑर्डर्स। और जो नॉन अपीलेबल ऑर्डर्स होते हैं उस केस में क्या होता है, हायर कोर्ट में तो अपील एग्जिस्ट नहीं करती पर उसी कोर्ट में आप रिवीजन डाल सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद आओ तो केस लॉ आता है। केस लॉ का मतलब क्या है, ये देख लेना, ऑर्डर इज वाइडर देन डिक्री बट डिक्री इज मोर कंक्लूसिव। ठीक है, तो कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन इज डन ओनली इन द केस ऑफ डिक्री। ऑर्डर जो है वो डिक्री से वाइडर है पर कंक्लूसिवली डिटरमाइन नहीं होता इन द ऑर्डर। ठीक है, देन उसके बाद आओ प्लेंट आता है, सेक्शन ऑर्डर नंबर 7 इन द सीपीसी। ठीक है, तो ऑर्डर नंबर 7 में प्लेंट प्रोवाइडेड है। ऑर्डर नंबर 7 का मतलब क्या हुआ, अच्छा इसमें आप ये याद रखोगे कि हमेशा आपको ऑर्डर नंबर जो मेंशन करना है वो रोमन्स में ही मेंशन करना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आपने नॉर्मली उसको न्यूमेरिकल्स में मेंशन कर दिया तो उस केस में आपका मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद अब देखते हैं प्लेंट क्या होता है। प्लेंट बेसिकली क्या है, कंप्लेंट का शॉर्ट फॉर्म हो गया एक तरीके से प्लेंट, मतलब जैसे केस इनिशिएट कराना हो ए को, तो ए को क्या देना पड़ेगा, प्लेंट देना पड़ेगा इन द कोर्ट, ताकि क्या हो, केस इनिशिएट हो सके, केस शुरू हो सके, इसलिए उसको प्लेंट सबमिट करना पड़ेगा इन द कोर्ट। ठीक है, अब देखते हैं, प्लेंट इज द रिटन स्टेटमेंट ऑफ द क्लेम, क्या क्लेम कर रहा है बंदा इन द कोर्ट, क्या चाहता है, फाइल्ड बाय द प्लेंटिफ स्टेटिंग कॉज ऑफ एक्शन, कि भाई क्यों उसको आना पड़ा कोर्ट, क्या ऐसा मैटर हो गया था, क्या कॉज ऑफ एक्शन था जिसकी वजह से उसको कोर्ट आना पड़ा, एंड उसको क्या रिलीफ कोर्ट से चाहिए, उसको क्या चाहिए भाई, क्यों आया कोर्ट। ठीक है, देन कंटेंट्स ऑफ प्लेंट अगर देखें तो कंटेंट में सबसे पहला क्या आता है, नेम ऑफ द कोर्ट, नेम होना चाहिए कोर्ट का, कि भाई आप अगर अपनी कंप्लेंट कहीं भी दे रहे हो, जैसे पुलिस स्टेशन में देते हो या मान लो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में देते हो, तो ऑब्वियसली आपकी कंप्लेंट जो है प्रॉपर्ली एड्रेस्ड होनी चाहिए कि आप किस पदाधिकारी यानी कि किस अथॉरिटी के पास आप जा रहे हो। ठीक है, देन नेम एंड डिस्क्रिप्शन एंड रेसिडेंस ऑफ द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, तभी तो डिफेंडेंट के पास समझ आएंगे और प्लेंटिफ के पास भी अगर कोई इंफॉर्मेशन पहुंचानी हो डिफेंडेंट को या फिर कोर्ट को, तो इसलिए नेम एड्रेस वगैरह आपको देना पड़ेगा। ठीक है, देन उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट कंस्टिट्यूटिंग कॉज ऑफ एक्शन, तो फैक्ट्स आपको स्टेट करने पड़ेंगे कि क्या वजह हुई आपको कोर्ट आना पड़ा जिस वजह से। ठीक है, देन उसके बाद फैक्ट्स शोइंग ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, तो फैक्ट्स ऐसे बताने पड़ेंगे कि क्यों आप इसी कोर्ट आए, जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी है सिचुएटेड एट साकेत, ठीक है, और कोई बंदा साकेत कोर्ट जा रहा है, तो उसको प्लेंट में मेंशन करना पड़ेगा कि ये क्योंकि ये प्रॉपर्टी साकेत में ही एस्टेब्लिश्ड है तो इसलिए ज्यूरिसडिक्शन इस कोर्ट का बनता है। ठीक है, देन उसके बाद रिलीफ क्लेम, तो क्या रिलीफ कोर्ट से आप चाहते हो, एंड वैल्यूएशन फॉर ज्यूरिसडिक्शन एंड द कोर्ट फीस, तो क्या वैल्यूएशन है उस प्रॉपर्टी की, उसके हिसाब से कोर्ट फीस बनती है। ठीक है, देन सिग्नेचर एंड वेरिफिकेशन बाय द प्लेंटिफ, तो सिग्नेचर होंगे प्लस वेरिफिकेशन होगा ऑफ द प्लेंटिफ, उसके साइन होंगे एंड वकालतनामा ऑफ द एडवोकेट। ठीक है, देन रिजेक्शन ऑफ प्लेंट अगर देखें बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो अगर एग्जाम में प्लेंट आपसे पूछा जाए तो ये जरूर मेंशन करना। ठीक है, रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट, रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट का मतलब क्या है, ऑर्डर 7 रूल 11 में रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट प्रोवाइडेड है। इसका मतलब क्या है कि आपने प्लेंट सबमिट करी और वो रिजेक्ट हो गई, और ध्यान रखना रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इज अ डिक्री। ठीक है, ग्राउंड्स क्या क्या है, पहला आपने कॉज ऑफ एक्शन ही मेंशन नहीं किया, देन अंडर वैल्यूड रिलीफ नॉट करेक्टेड। ठीक है, तो आपने क्या करा, जो वैल्यू आपको पे करना था कोर्ट फीस वगैरह वो आपने पे नहीं करी, अंडर वैल्यूड। ठीक है, देन इनसफिशिएंटली स्टैम्प, जो स्टैम्प लगानी चाहिए वो आपने इनसफिशिएंट लगाई, नहीं लगाई सही तरीके से। देन सूट बार्ड बाय लॉ, अब इसका मतलब क्या है, सूट बार्ड बाय लॉ का मतलब होता है कि एक आपने सुनी होगी लिमिटेशन एक्ट। ठीक है, तो लिमिटेशन एक्ट का काम क्या है, ये बताना कि भाई एक सूट को कभी तो लिटिगेशन एंड होनी चाहिए ना, कि भाई एक बंदे ने अगर मान लो उसका कोई राइट है तो ऐसा थोड़ी ना कि जीवन भर का राइट है, तो लिमिटेशन एक्ट में हर पीरियड प्रोवाइडेड है कि पर्टिकुलर केस में, जैसे मनी रिकवरी के केस में या फिर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के केस में कितने टाइम में आप क्लेम कर सकते हो, कितने टाइम तक आप कोर्ट जा सकते हो। जो एडवर्स पोजीशन वाली बात मैंने करी थी 12 इयर्स, वो भी आपका लिमिटेशन एक्ट में प्रोवाइडेड है। ठीक है, देन उसके बाद केस लॉ है। ठीक है,
फ्रिवलेस प्लेंट शुड बी रिजेक्टेड एट द थ्रेशोल्ड, ठीक है। तो जो फ्रिवलेस प्लेंट है जिसके फैक्ट्स में दम ही नहीं है तो उसको पहले ही रिजेक्ट कर देना चाहिए विदाउट द समन्स। द कोर्ट मस्ट रिजेक्ट द प्लेंट इफ बार्ड बाय लॉ। तो ऑब्वियसली अगर लिमिटेशन एक्ट है तो लिमिटेशन से बार्ड है तो ऑब्वियसली वो केस एंटरटेन नहीं हो सकता, ठीक है। देन उसके बाद आता है कि आपका रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट क्या है? बेसिकली डिफेंस ऑफ द डिफेंडेंट, ठीक है। तो ऑर्डर नंबर 8 में प्रोवाइडेड है। याद रखना प्लीडिंग्स जिसमें दोनों ही चीजें आती हैं, प्लेंट एज वेल एज रिटर्न स्टेटमेंट, वो ऑर्डर 6 में प्रोवाइडेड है। प्लेंट ऑर्डर 7 में प्रोवाइडेड है एंड डब्ल्यूएस दैट इज रिटर्न स्टेटमेंट ऑर्डर नंबर 8 में प्रोवाइडेड है। और रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है? बाय द डिफेंडेंट ये फाइल किया जाता है अबाउट द डिफेंस की उसका प्लेंट के जवाब क्या है, ठीक है। रिटर्न स्टेटमेंट इज द डिफेंस फाइल्ड बाय द डिफेंडेंट आंसरिंग द प्लेंट। तो आंसर करता है प्लेंट को थ्रू डब्ल्यूएस। एसेंशियल्स क्या है? डिफेंडेंट मस्ट स्पेसिफिकली डिनाई द एलिगेशंस। तो ऑब्वियसली जो भी एलिगेशंस डिफेंडेंट पे लगाए गए हैं उसको ऐसा नहीं कि हाँ मैं सारे एलिगेशन डिनाई करता हूं, ऐसा नहीं, पॉइंट वाइज उसको एलिगेशंस को डिनाई करना पड़ेगा, ठीक है। देन जनरल डिनायल इज नॉट सफिशिएंट, ठीक है। न्यू फैक्ट्स सच एज सेट ऑफ, जैसे मान लो कि प्लेंटिफ का कुछ क्लेम था साथ ही डिफेंडेंट का भी कुछ क्लेम था तो सेट ऑफ हो जाएगा। रेस जुडिकाटा फ्रॉड लिमिटेशन एस्टॉपल मस्ट बी प्लीडेड। तो डब्ल्यूएस में क्या है कि अगर कोई डिफेंडेंट का क्लेम है तो वो भी प्लीड करा जा सकता है, ठीक है। देन उसके बाद मस्ट बी फाइल्ड विद इन 30 डेज ऑफ द सर्विस ऑफ समन्स, मैक्सिमम 90 डेज, ऑर्डर 8 रूल 1 एज अमेंडेड। तो अमेंडमेंट के बाद जो टोटल टाइम हो गया वो कितना हो गया? 120 डेज में उसको मैक्सिमम डब्ल्यूएस फाइल कर देना है, ठीक है। देन उसके बाद आगे आते हैं आपके केस लॉस। डिफेंडेंट हैज राइट टू फाइल डब्ल्यूएस बिफोर जजमेंट, ऑब्वियसली, ठीक है। आफ्टर जजमेंट तो फाइल करेंगे भी क्या? 120 डेज मैक्सिमम इन कमर्शियल सूट्स, बियॉन्ड दैट राइट टू डब्ल्यूएस फोरफिटेड, ठीक है। तो अगर 120 दिन क्रॉस हो गए इन द कमर्शियल सूट तो आपका डब्ल्यूएस का राइट खत्म, जीरो, ठीक है। फिर उसके बाद आओ फॉरेन कोर्ट पे आते हैं। फॉरेन कोर्ट का मतलब क्या है? ऑर्डर सेक्शन 2 क्लॉज 5 में प्रोवाइडेड इन द सीपीसी। फॉरेन कोर्ट का सिंपल सा मतलब क्या है भैया? वो कोर्ट जो फॉरेन में एस्टैब्लिश है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन नहीं करती, ठीक है। तो आउटसाइड इंडिया नॉट एस्टैब्लिश और कॉन्टिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। देन उसके बाद फॉरेन जजमेंट क्या है? फॉरेन जजमेंट बेसिकली क्या है? सेक्शन 2 क्लॉज 6 में प्रोवाइडेड है। ऑब्वियसली फॉरेन कोर्ट ही फॉरेन जजमेंट देगा, ठीक है। सेक्शन 13 एंड 14 ऑफ द सीपीसी रेलेवेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि फॉरेन कोर्ट की जो जजमेंट होती है दैट इज फॉरेन जजमेंट, ठीक है। देन उसके बाद आगे आता है तो क्या? मीन्स प्रॉफिट। मीन्स प्रॉफिट को देखते हैं। मीन्स प्रॉफिट का मतलब क्या है कि सबसे पहले तो आपको सेक्शन याद होना चाहिए। सेक्शन 2 क्लॉज 12 में मीन्स प्रॉफिट प्रोवाइडेड है। अब इसका मतलब क्या है कि ए के पास पूरा अधिकार था इस घर को लेके, ठीक है, इस हाउस को लेके ए के पास पूरा राइट था, पर इसके पोजीशन में कौन था? इसके पोजीशन में था बी। बी इसके पोजीशन में रहा सपोज 3 इयर्स के लिए, ठीक है, अनलॉफुल पोजीशन में रहा। तो अब क्या होगा? ए सूट फाइल करेगा फॉर द पोजीशन ऑफ द हाउस, ठीक है। पोजीशन ऑफ द हाउस के लिए सूट फाइल किया तो सूट में मींस प्रॉफिट जो उसने बी ने फायदा उठाया उस घर का और उस घर से जो भी प्रॉफिट उसको हुआ उसका भी रिकवरी का केस फाइल होगा, ठीक है। दैट इज मींस प्रॉफिट। मींस दोज प्रॉफिट व्हिच अ पर्सन इन रॉन्गफुल पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी एक्चुअली रिसीव्ड और माइट विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस हैव रिसीव्ड टुगेदर विद इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये होता है मींस प्रॉफिट कि भैया जिसका लीगल पोजीशन नहीं है वो जो प्रॉफिट रिसीव करता है दैट इज मींस प्रॉफिट, ठीक है। तो टेनेंट ओवरस्टेइंग आफ्टर लीज एक्सपायरी दैट इज मींस प्रॉफिट, ठीक है। देन आगे चलते हैं। तो एफिडेविट आता है नेक्स्ट। तो कोई डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं है बल्कि ऑर्डर 19 सीपीसी में एंड 139 सीपीसी सेक्शन में है, ठीक है। मीनिंग क्या है? एफिडेविट का मतलब वही है कि आप कसम खा के ये बात कहते हो, ठीक है। साइंड एंड अफर्म बिफोर द पर्सन ऑथराइज्ड टू एडमिनिस्टर द ओथ, यूज फॉर इंटरिम एप्लीकेशंस, एविडेंस इन इंटरलोकेटरी मैटर्स, ठीक है। देन आगे चलते हैं तो क्या आता है? सूट। सूट का बेसिकली मतलब क्या है? कोई केस, वही सीधी सी बात है। सूट का मतलब केस। जुडिशियल मीनिंग देखें, सिविल प्रोसीडिंग इनिशिएटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट। तो जैसे ही प्लेंट को प्रेजेंट करते हैं वैसे ही सिविल प्रोसीडिंग इनिशिएट हो जाती है, तो दैट इज सूट। देन आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्विक रिवीजन टेबल है बिफोर द एग्जाम्स। आप एक बार इसको वीडियो पॉज करके देख लेना। ये हम एक एक चीज डिस्कस कर चुके हैं तो यहाँ पर हम अपनी वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक बार वीडियो पॉज करके देख लेना, ठीक है। तो यहाँ से ये टेबल चलती ही चली जा रही है। तो एक बार वीडियो पॉज करके बिफोर द एग्जाम्स रिवाइज कर लेना ताकि आपके सब चीजें की एस्पेक्ट पे आ जाए, ठीक है। एग्जाम्पल देन, ठीक है। ये आपका डिफरेंस टेबल खत्म और फिर ये क्विक रिवीजन टेबल फॉर द एग्जाम फॉर होल ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। ये देख लेना। डिक्री, देन जजमेंट प्लस ऑर्डर, देन प्लेंट, डब्ल्यूएस, देन, ठीक है। ये आपका यहाँ पर क्विक रिवीजन टेबल खत्म हो जाएगी। देन आपका आता है क्या? कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक। तो वीडियो पॉज करके एक बार कंक्लूजन जरूर पढ़ लिया करो ताकि आप अच्छे से फ्रेम कर सको इन द एग्जाम्स, ठीक है। देन आगे चलते हैं। अब उसके बाद आता है क्या? रेस्ट सब जुडिस। रेस्ट सब जुडिस बेसिकली क्या है? इट इज अ बेसिक कंसेप्ट इन द सीपीसी जो आपको पता होना ही चाहिए। रेस्ट सब जुडिस का मतलब क्या है?
मीन्स अ मैटर ऑलरेडी अंडर जुडिशियल कंसिडरेशन कैन नॉट बी ट्राई अगेन बाय द कोर्ट बाय एनी अदर कोर्ट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ऑलरेडी अगर कोई केस पेंडिंग है तो उस केस में दूसरा कोई कोर्ट सेम केस को, सेम टाइटल को, सेम पार्टीज को एंटरटेन नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक घर है, ठीक है, इसके ये जो घर है इसका जो ओनर है वो रहता है कहां, दिल्ली में। जो डिफेंडेंट है वो कहां रहता है, वो मान लो गाजियाबाद रहता है। ठीक है, देन जो हाउस है, हाउस कहां लोकेटेड है, हाउस लोकेटेड है मान लो नोएडा। ठीक है, अब मान लो इस पर्सन ने फॉर 3 इयर्स इसको वैकेट नहीं करा, साथ में इसको क्या करा, सबलेट कर दिया। ठीक है, अब जो ओनर है वो इस पे केस फाइल करेगा, तो जब हाउस लोकेटेड है नोएडा में तो केस कहां जाएगा, नोएडा कोर्ट। ज्यूरिसडिक्शन का भी हम डिस्कस करेंगे कि नोएडा कोर्ट में किस तरीके से केस जाएगा, बिकॉज जो इमूवेबल प्रॉपर्टी जहां सिचुएटेड होती है केस वहीं फाइल होता है, तो नोएडा कोर्ट में केस जाएगा। अब क्या है, नोएडा कोर्ट में केस गया फॉर द पोजेशन ऑफ द हाउस प्लस मीन्स प्रॉफिट। ठीक है, इसलिए केस जाएगा इन द नोएडा कोर्ट। पर इसने क्या करा, डिफेंडेंट ने दिमाग लगाया या प्लेंटिफ ने दिमाग लगाया कि एक केस मैं कहां फाइल कर देता हूं, गाजियाबाद में भी फाइल कर देता हूं, बिकॉज डिफेंडेंट रिजाइड्स देयर। ठीक है, तो एक केस मैं गाजियाबाद में भी फाइल कर देता हूं। अभी ये वाला केस ऑलरेडी पेंडिंग है इन द नोएडा कोर्ट, पर उसने क्या करा, उसने एक केस कहां कर दिया, गाजियाबाद कोर्ट में भी फाइल कर दिया। तो यहां पर क्या कंसेप्ट लगेगा, वकील साहब लगा देंगे रेस्ट सब जुडिस की भाई ऑलरेडी प्लेंटिफ ने केस फाइल किया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू सेम टाइटल, सेम सब्जेक्ट, सेम कॉज ऑफ एक्शन एंड सेम सब्जेक्ट, तो आप दोबारा सेम केस के लिए दूसरे कोर्ट में नहीं जा सकते जब तक वो केस पेंडिंग है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इज टू प्रिवेंट टू कोर्ट्स फ्रॉम साइमल्टेनियसली ट्राइंग द सेम मैटर बिटवीन द सेम पार्टीज। ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि भाई दो कोर्ट अगर सेम चीजों को ट्राई करेंगे तो ऑब्वियसली दोनों कोर्ट का टाइम वेस्ट है, और अगर मान लो कॉन्ट्राडिक्टिंग जजमेंट दे दी दोनों ने तो किसकी मानोगे। ठीक है, तो ये मेन कॉज है। दिस अवॉइड्स कन्फ्लिक्टिंग डिसीजन एंड रिड्यूसेस मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन। ठीक है, तो मल्टीप्लिसिटी भाई लिटिगेशन का एक एंड भी होना चाहिए, प्लस मल्टीप्लाई ना होती रहे। भाई 10 जगह केस फाइल करते रहोगे तो 10 जगह इंसान भागता रहेगा, तो ये आप याद रखोगे। देन स्टैट्यूटरी प्रोविजन क्या है, सेक्शन 10 में सीपीसी में प्रोवाइडेड है क्या, रेस्ट सब जुडिस, दैट इज स्टे ऑफ सूट। टेक्स्ट अगर देखें तो ये आप देख लेना, फॉर एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट इन विच द मैटर in issue is also directly and substantially in issue in a previously instituted suit between the same parties or between the parties under whom they or any of them claim litigation under the same title where such suit is pending in same or any other court in India having jurisdiction to grant relief claimed or in any court beyond the limits of India established or continued by the central government and having jurisdiction बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो किसी भी कोर्ट में इंडिया के बाहर, इंडिया के कंट्रोल में कोई भी कोर्ट में आप नहीं जा सकते जब तक आपका वो सूट खत्म ना हो जाए, प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट खत्म ना हो जाए। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है, यहां पर जो प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट है इसकी डेट कैसे आप डिसाइड करोगे कि भाई पहला केस इनिशिएट हुआ मान लो 10/12/25 को। ठीक है, और दूसरा केस इनिशिएट हुआ कब, 11/1/26 को। ठीक है, तो यहां पे ऑब्वियसली क्लियर है कि पहला इंस्टीट्यूटेड सूट कौन सा है, ये वाला। तो जब तक 2025 का मैटर डिस्पोज ऑफ नहीं हो सकता तब तक आप कहीं और नहीं जा सकते। ठीक है, अब इसमें एक और चीज है कि भाई ऐसा नहीं कि आप नहीं जा सकते, आपके रिप्रेजेंटेटिव्स भी नहीं जा सकते, सेम कॉज सेम टाइटल पे नहीं जा सकते, आपके अंदर कोई क्लेम करने वाला भी नहीं जा सकता, कोई भी किसी भी एंगल से ना कान सीधे पकड़ सकते हो ना घुमा के पकड़ सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद आओ कंडीशंस क्या है, सबसे पहले समझते हैं। टू सूट्स मस्ट बी पेंडिंग, तो पहला सूट जो है वो पेंडिंग होना चाहिए। देन मैटर इन इशू मस्ट बी डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली द सेम, तो जो मेन मैटर इन इशू है वो क्या हो, डायरेक्टली या तो सेम हो, बिल्कुल सेम हो, या फिर सब्सटेंशियली घुमा के आपने शब्दों का हेरफेर किया और सब्सटेंशियली उसको सेम बना दिया जो कि पहले पेंडिंग था। ठीक है, देन बोथ सूट्स मस्ट बी बिटवीन द सेम पार्टीज और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, तो सेम पार्टीज होना जरूरी है, ऐसा नहीं कि दूसरा कोई पार्टी इन्वॉल्व हो गया, रिप्रेजेंटेटिव्स हो चाहे पार्टीज हो सेम होना जरूरी है, उसके ही रिप्रेजेंटेटिव चलेंगे। ठीक है, देन
पार्टीज मस्ट लिटिगेट अंडर सेम टाइटल। तो टाइटल का मतलब क्या है, जैसे ऑनरशिप इज द टाइटल, ठीक है। तो अगर ऑनरशिप के लिए लड़ रहे हो तो ऑनरशिप के लिए ही दोबारा केस नहीं फाइल कर सकते, ठीक है। देन कोर्ट इन विच द फॉर्मर सूट इज पेंडिंग मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट रिलीफ इन द सब्सिक्वेंट सूट। तो भैया जिस कोर्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल कि हमने प्रॉपर्टी जो डिस्कस करी वो कहां की थी, वो साकेत कोर्ट की थी, ठीक है, साकेत में स्टैब्लिश थी। अब मान लो इसका सूट जो डाला गया उसको मान लो मुंबई में आपने डाल दिया, ठीक है। तो मुंबई में तो कोई जुरिसडिक्शन बनता ही नहीं है, तो ऑब्वियसली उसको नहीं माना जाएगा कि दैट सूट इज पेंडिंग बिकॉज देयर इज नो जुरिसडिक्शन इन मुंबई, ठीक है। देन आगे चलते हैं। द अर्लियर सूट मस्ट बी पेंडिंग इन कोर्ट इन इंडिया, ठीक है, कोर्ट आउटसाइड इंडिया एस्टैब्लिश कंटिन्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो पहला केस जो है वो भी पेंडिंग स्टेट में होना चाहिए, अभी उस पर जजमेंट ना आई, ठीक है। देन उसके बाद क्या था, इफेक्ट्स ऑफ सेक्शन 10। तो ऑब्वियसली द लेटर सूट इज नॉट बार्ड बट इट्स ट्रायल इज स्टेड। तो बेसिकली आपको ये समझना है कि जो सूट नंबर 1 था उसके चक्कर में जो सूट नंबर 2 था वो बार्ड नहीं है, उस पर बार नहीं लगा हुआ, बल्कि क्या है, उस पर स्टे लगा हुआ है। कब तक का स्टे लगा हुआ है, जब तक इसकी जजमेंट नहीं आ जाती तब तक का स्टे इस पे लगा हुआ है, और जजमेंट आने के बाद ये सूट कंटिन्यू हो सकता है। अभी मैं बोल रहा हूं हो सकता है, होगा जरूरी नहीं है पर हो सकता है, ठीक है। ओनली द ट्रायल इज स्टेट नॉट द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सेकंड सूट। तो ट्रायल स्टे होता है, जो इंस्टीट्यूट हो चुका है उसका ट्रायल रोक दिया जाता है, रोक कर दिया जाता है कि जब इसकी जजमेंट आएगी तब देखेंगे, ठीक है। देन उसके बाद आओ तो क्या था, ये केस लॉ है। देन आपके लिस्ट ऑफ केस लॉज है, ये देख लेना फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो बेसिकली ये इसका ऑब्जेक्टिव है। देन ये नेक्स्ट केस लॉ ऑफ द टेस्ट इज वेदर द डिसीजन इन प्रीवियस सूट वुड ऑपरेट एज रेस जुडिकाटा इन द सब्सिक्वेंट सूट। तो बेसिकली ये एक टेस्ट है, जरूरी है टेस्ट, मतलब क्या, रेस जुडिकाटा अभी हम डिस्कस करेंगे, ये रेस जुडिस है। तो अगर रेस जुडिकाटा की तरह अप्लाई करेगा ऑफ द डिसीजन ऑफ द फर्स्ट कोर्ट तो उसको माना जाएगा रेस जुडिस के लिए, ठीक है। देन उसके बाद थर्ड केस है, ठीक है। देन उसके बाद फोर्थ केस, सेक्शन 10 डज नॉट अप्लाई व्हेन अर्लियर सूट इज पेंडिंग इन अ फॉरेन कोर्ट नॉट एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर फॉरेन कोर्ट जो हमने डिस्कस किया सेक्शन 13 एंड सेक्शन 14 ऑफ द सीपीसी, अगर फॉरेन कोर्ट में एस्टैब्लिश्ड है तो उस केस में रेस सब जुडिस यानी सेक्शन 10 जो है अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। देन उसके बाद इंडियन बैंक वर्सेस महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली 5 केसेस हैं, तो इसमें से कोई भी 2-3 केस लॉज फॉर एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू आप मेंशन करोगे ही करोगे, ठीक है। देन उसके बाद आओ डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 10 एंड सेक्शन 11। तो इसको मैं अभी स्किप कर रहा हूं बिकॉज ये हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम सेक्शन 11 को डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज रेस सब जुडिस और रेस जुडिकाटा का डिफरेंस आपको तब समझ में आएगा जब दोनों कंसेप्ट आपको पता हो, ठीक है। अब देखें, ए फाइल्स द सूट अगेंस्ट बी इन दिल्ली कोर्ट क्लेमिंग ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है। तो दैट इज while this is pending A again files the same claim against B in लखनऊ कोर्ट, ठीक है। तो ये क्या होगा, सेकंड वाला सूट क्या होगा, वो स्टे हो जाएगा उस सूट पे, मतलब बाढ़ नहीं होगा, स्टे हो जाएगा जब तक पहला केस खत्म नहीं हो जाता, ठीक है। देन सिमिलरली देन आगे चलते हैं। दिस इज द क्विक रिवीजन टेबल फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आप इसको फटाफट देख लोगे तो आपको रिवीजन हो जाएगा सेक्शन 10 का पूरी तरीके से, ठीक है। देन आगे चलते हैं। अब आओ डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा का मतलब क्या है, थिंग्स ऑलरेडी एडजुडिकेटेड, मतलब ऑलरेडी उस पे जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ माइंड हो चुका है, ऑलरेडी उस पे जजमेंट आ चुकी है, ऑलरेडी उस पे कोर्ट ने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, एनालिसिस ऑफ द फैक्ट्स किया है, एनालिसिस ऑफ द एविडेंस किया है, ठीक है। तो मतलब क्या है, derived from Latin maxim that is res judicata pro veritate acceptor, that is a thing once judicially decided is taken as truth। तो अगर एक कोर्ट ने कोई चीज डिसाइड कर दी है तो सच है, वो झूठ नहीं है, वो फरेब नहीं है, वो नाटक नहीं है, वो सच्चाई है, ठीक है। तो मतलब क्या है, नो पर्सन शुड बी वेक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम कॉज ऑफ एक्शन। जैसे आप लोगों ने सुना होगा क्रिमिनल लॉ के अंदर अगर एक बार किसी एक ऑफेंस की सजा हो चुकी है तो उसको दोबारा उस ऑफेंस के लिए ट्राई नहीं कर सकते। सिमिलरली सिविल केस में भी वही कंसेप्ट लागू पड़ता है कि भैया एक बार आपने ट्रायल करा लिया, एक बार आपने उसको जजमेंट करा लिया, तो उसके बाद आप दोबारा सेम चीज के लिए नहीं कर सकते, ठीक है। अब मतलब क्या है, एंड अ फाइनल जजमेंट ऑफ द कॉम्पिटेंट कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन द सेम पार्टीज इन सब्सिक्वेंट लिटिगेशन। तो भैया बाद की लिटिगेशन में जो पहले वाली जजमेंट होगी वो बाइंडिंग होगी। अब यहां पर फर्क देखो, पहले हमने डिस्कस किया था कि जो रेस सब जुडिस है उसके अंदर क्या है, सेक्शन 10 में जो है डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन मैटर करती है कि भाई एक केस हुआ 10/12/25 को और एक केस कब हुआ 11/1/26 को, ये इंस्टीट्यूट हुआ, ठीक है। अब इस केस की जजमेंट आई, मान लो इस केस की जजमेंट आई 10/12/26 को, और इस केस की जो जजमेंट है वो कब आई, इस केस की जजमेंट आई 11/11/26 को, ठीक है।
अब यहां पर आपको डिफरेंस समझना है। अगर आप रेस सब जुडिस देख रहे हो, ठीक है, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो जो पहले इंस्टीट्यूट हुआ वो चलेगा, दूसरा वाला बार हो जाएगा, बार ऑफ द ट्रायल, ठीक है। अब अगर आप रेस जुडिकाटा देख रहे हो तो उस केस में आप क्या देखोगे, डेट ऑफ द जजमेंट। तो डेट ऑफ द जजमेंट जो पहले आई है वो बाइंडिंग होगी बजाय की बाद वाली जजमेंट के, ठीक है। तो पहले कौन सी जजमेंट आई है, ऑब्वियसली ये वाली जजमेंट आई है ऑफ द सेकंड इंस्टीट्यूटेड सूट। अगर मान लो इस सूट में रेस जुडिकाटा की रेस सब जुडिस की एप्लीकेशन नहीं लगाई वकील साहब ने, तो दोनों ही सूट एडजुडिकेट हो जाएंगे और इसकी जजमेंट अगर पहले आ गई तो इसको ही बाइंडिंग माना जाएगा फॉर द नेक्स्ट सूट। तो उस वाले सूट पे रेस जुडिकाटा अप्लाई करेगा विद दिस जजमेंट, ठीक है। तो इसमें आप ये याद रखना। देन आगे चलते हैं। तो जजमेंट ऑफ द कॉम्पिटेंट कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन द सेम पार्टीज। तो फाइनल जजमेंट किसकी मानी जाएगी, इस वाले कोर्ट की, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव अगर देखें, फाइनलिटी ऑफ द लिटिगेशन, भाई लिटिगेशन को एक अंत कराओ, फाइनल करो, नहीं तो ऐसे तो कोई अंत ही नहीं होगा, ठीक है। प्रिवेंट मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट, अवॉइड कंफ्लिक्टिंग जजमेंट्स एंड प्रिवेंट जुडिशियल रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये सारी इसके ऑब्जेक्टिव्स है। देन तो सेक्शन 11 में प्रोवाइडेड है क्या, रेस जुडिकाटा, ठीक है। तो नो कोर्ट शैल ट्राई, यहां पर क्या है, यहां पर ट्रायल पे ही बार है, ठीक है। or any suit or issue in which the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in a former suit between the same parties or between the parties under whom they or any of them claim litigating under the same title in a court competent to try such subsequent suit and has been heard and finally decided by such court, ठीक है। तो ये याद रखना है कि जो इनिशियल सूट होना चाहिए वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, उसने क्या करा हो, उस केस को पूरी तरीके से सुन लिया हो और क्या हो, डिसाइड कर दिया हो, फाइनली डिसाइड कर दिया हो। तो सेम टाइटल पे, सेम कॉज ऑफ एक्शन पे, सेम पार्टीज या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स दूसरा केस फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। पहला चीज क्या है, स्टे ऑन द ट्रायल रुक जाएगा, ट्रायल बंद हो जाएगा। पर यहां पर क्या है कि यहां पर आप फाइल नहीं कर सकते, दूसरा केस आप नहीं इनिशिएट करा सकते, बिकॉज द लिटिगेशन मस्ट कम टू एन एंड, ठीक है। देन कंडीशंस क्या है, सबसे पहला मैटर इन इशू मस्ट बी डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली द सेम इन बोथ सूट्स। तो डायरेक्टली हो या फिर सब्सटेंशियली हो, या तो डायरेक्ट शब्दों में वही हो या फिर शब्दों का हेरफेर करके मतलब वही निकलता हो, तो भी आप केस फाइल नहीं कर सकते। नॉट इंसिडेंटल और कोलेटरल बट सब्सटेंशियल। इंसिडेंटल ऐसा ना हो कि थोड़ा बहुत उस पर लाई कर रहा है पर बाकी पूरा अलग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सब्सटेंशियल होना चाहिए कि बिल्कुल वैसा ही हो, शब्दों का हेरफेर हो, ठीक है। मैटर मस्ट हैव बीन डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन द फॉर्मर सूट, फॉर्मर सूट के जैसा ही हो, ठीक है। फॉर्मर सूट मस्ट बी बिटवीन द सेम पार्टीज और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। पार्टीज मस्ट लिटिगेट अंडर सेम टाइटल, कोर्ट डिसाइडिंग अर्लियर सूट मस्ट बी कॉम्पिटेंट। तो अर्लियर सूट जिसने डिसाइड करा वो कोर्ट कॉम्पिटेंट हो उस जजमेंट को देने के लिए। वो साकेत मुंबई वाला एग्जांपल याद रखना कि अगर प्रॉपर्टी साकेत में सिचुएटेड है और आपने मुंबई में जाके केस फाइल किया तो ऑब्वियसली वो कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं होगा। Then matter must have been heard and finally decided. तो फाइनली डिसाइड हो जाएगा तो क्या लगेगा, रेस जुडिकाटा। फाइनली डिसाइड नहीं हुआ, पेंडिंग है, तो क्या लगेगा, रेस सब जुडिस, ठीक है। अब टाइप ऑफ रेस जुडिकाटा देखें, डायरेक्ट रेस जुडिकाटा मतलब वेयर मैटर डायरेक्टली इन इशू इज बार्ड, ठीक है। देन क्या आता है आपका कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, जो कि एक्सप्लेनेशन 4 ऑफ सेक्शन 11 में प्रोवाइडेड है। दैट इज इफ अ पार्टी माइट और एंड और टू हैव रेज्ड अ ग्राउंड ऑफ अटैक or defense in the former suit but did not, they cannot raise it later, ठीक है। तो अगर पार्टी के पास ऐसी अपॉर्चुनिटी थी, जैसे फॉर एग्जांपल ए वर्सेस बी चल रहा था, ठीक है, और ए ने जो भी इस पे एलिगेशंस लगाए, बी के पास पूरी ऐसी अपॉर्चुनिटी थी कि वो एलिगेशंस को डिफेंस में वहीं पे पहले फॉर्मर सूट में केस नंबर 1 में ही खत्म कर सकता था, पर उसने नहीं किया। तो उसने वो क्या होगा, वो सब्सिक्वेंट सूट फाइल करके बी वर्सेस ए करके वो डिफेंस क्लेम नहीं कर सकता। एक बार मौका गया तो गया, ठीक है। देन उसके बाद आता है क्या, इशू स्टॉपल, मतलब इशू वंस डिसाइडेड कैन नॉट बी री एजिटेटेड इन सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स इवन इफ द कॉज ऑफ एक्शन डिफर्स, ठीक है। तो एक बार इशू डिसाइड हो गया तो उसको दोबारा से आप सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में दोबारा से उठा नहीं सकते, ठीक है। देन उसके बाद रेस सब जुडिस वर्सेस रेस जुडिकाटा। तो बेसिकली ये देख लो, जब पेंडिंग सूट होगा तो रेस सब जुडिस, और जब डिसाइडेड मैटर होगा, जब फॉर्मली सूट डिसाइड हो गया तो रेस जुडिकाटा, ठीक है। देन उसके बाद एक्सप्लेनेशंस अंडर सेक्शन 11 देख लें। तो फॉर्मल सूट का मतलब क्या है, प्रायर इन टाइम विद द जजमेंट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं, एग्जांपल देख लेना, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। देन आगे देखते हैं, ये केस लॉ है फॉर दिस। देन एक्सप्लेनेशन 2 आता है, दैट इज कॉम्पिटेंट कोर्ट, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि उसका ज्यूरिसडिक्शन बनना चाहिए, ठीक है। देन
फिर आता है क्या, मैटर्स इन विच माइट एंड ऑट टू हैव बीन मेड ग्राउंड फॉर डिफेंस और अटैक, ये भी हम डिस्कस कर चुके, ठीक है, कि भैया अगर आपके पास पहले ही मौका था तो उसी मौके को आपको यूज करना है, बाद के मौके का वेट नहीं करना, ठीक है। तो अगर आप रिलीफ कोई ऐसा था जो कि आप क्लेम कर सकते थे इन द प्रीवियस सूट, फॉर्मर सूट, पर आपने नहीं किया, तो उस केस में आप दोबारा केस फाइल करके वो रिलीफ क्लेम नहीं कर सकते, ये मान लिया जाएगा कि आपने वो रिफ्यूज कर दिया, आपने वो चीज आपको नहीं मिली, ठीक है। देन आगे चलते हैं। देन उसके बाद आता है एक्सप्लेनेशन 6, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव सूट्स। मतलब कि अगर कोई ऐसा केस है कि जिसमें मान लो 5 बंदों ने मिलके एक बंदे को अपॉइंट करा एज अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर रिप्रेजेंटिंग ऑल ऑफ देम, सबका इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करेगा इन ए वर्सेस बी, ठीक है। अब इसमें क्या है, अगर जजमेंट इसके अगेंस्ट आ गई तो ऐसा नहीं है कि वो 5 बंदे अलग अलग बंदे मिलके सूट फाइल करते हैं, तो दैट इज रिप्रेजेंटेटिव सूट में भी रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है, ठीक है। देन एक्सप्लेनेशन 7 आता है, दैट इज एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग। तो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाइज टू एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग एज वेल। तो एक बार एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग आपने अप्लाई कर दिया तो दोबारा से नहीं कर सकते, ठीक है। देन उसके बाद आओ एक्सप्लेनेशन 8 आता है, दैट इज कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिसडिक्शन इवन इफ द अर्लियर डिसीजन वाज बाय अ लिमिटेड जुरिसडिक्शन कोर्ट, जैसे रेंट कंट्रोलर, स्मॉल कॉजेस एक्सेट्रा, तो उस केस में तब भी रेस जुडिकाटा अप्लाई करेगा, ठीक है। देन उसके बाद रेस जुडिकाटा इन सिविल मैटर्स, ऑब्वियसली मेन जो एप्लीकेशन है सेक्शन 11 की सिविल मैटर्स ही है। अब सिविल मैटर्स कहां है, सेक्शन 9 में डिफाइंड है व्हाट इज अ सिविल मैटर, ठीक है। तो वो भी हम पढ़ेंगे सेक्शन 9, तब डिसाइड करेंगे कि व्हाट इज सिविल मैटर। तो आपको ये याद रखना है कि फिलहाल सिविल मैटर्स में ही रेस जुडिकाटा अप्लाई करता है मेनली, ठीक है। देन उसके बाद रेस जुडिकाटा इन क्रिमिनल मैटर्स, तो क्रिमिनल मैटर्स पे भी अप्लाई करता है, पर सेक्शन 11 तो सीपीसी अप्लाई कर नहीं सकता क्रिमिनल मैटर पे, तो इसका जो सोल प्रिंसिपल है वो अप्लाई करता है, ठीक है। तो जो कि पहले था सेक्शन 300 सीआरपीसी में था, और जो आर्टिकल नंबर 20 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जो डबल जियो पार्टी को बैन करता है, तो वो है रेस जुडिकाटा का ही एक तरीके से उसका ही प्रिंसिपल है, ठीक है। देन तो ये आप पढ़ लेना एक बार, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हम डिस्कस कर भी चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लासेस, ठीक है। देन उसके बाद ये केस लॉज है, ये आप देख लेना। क्रिमिनल रेस जुडिकाटा अप्लाइज वंस डिसाइडेड इशू कैन नॉट बी रीओपन, तो एक बार अगर डिसाइड हो गया तो इशू दोबारा से रीओपन नहीं हो सकता, ठीक है। देन रेस जुडिकाटा इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, तो सेक्शन 11 एग्जैक्टली तो अप्लाई नहीं करता इन द कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, बट उसका जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई करता है, बिकॉज लिटिगेशन का एक अंत तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में जो आर्टिकल 32 एंड 226 हमने डिस्कस किया है अबाउट द रिट्स इन द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट रिस्पेक्टिवली, ठीक है, तो उस पे भी रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है कि बार बार आप नहीं कर सकते। ये केस है ना दरियाव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, दैट इज रेस जुडिकाटा अप्लाइज टू रिट पिटीशन इफ अ रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 226 इज डिसमिस्ड ऑन मेरिट्स, अ पिटीशन अंडर आर्टिकल 32 कैन नॉट बी फाइल्ड ऑन द सेम कॉज, ठीक है। तो अगर मेरिट्स पे डिसमिस हुई है तो अपील पे तो जा सकते हो, पर फ्रेश एप्लीकेशन अंडर आर्टिकल 32 फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं, तो ये बेसिकली एग्जांपल्स हैं ऑफ द केस लॉ, ठीक है। एक्सेप्शन इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर क्या है, इफ द अर्लियर डिसमिसल वाज ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स, मेरिट्स पे नहीं बल्कि टेक्निकल ग्राउंड्स पे, जैसे लिमिटेशन एक्ट लग गया, आपका कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं बनता वगैरह वगैरह, तो उस केस में विदाउट स्पीकिंग ऑर्डर है कि मतलब जिसमें रीजन नहीं दिया, रीजन डिसीजन जो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में पढ़ा था कि अगर कोई ऑर्डर आ रहा है, जजमेंट आ रही है, तो उसका रीजन होना जरूरी है। तो अगर विदाउट रीजन दिया हुआ है तो उस केस में, या फिर नए फैक्ट्स और ग्राउंड्स आ गए हैं, तो उस केस में रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं करेगा इन द कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, ठीक है। देन उसके बाद रेस जुडिकाटा इन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, सिमिलरली यहां पर भी उसका जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई करता है, ठीक है। इफ अ ट्रिब्यूनल हैज जुरिसडिक्शन एंड डिसाइडेड द इशू द डिसीजन इज बाइंडिंग इन सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग बिटवीन द सेम पार्टीज, ठीक है। तो सेम पार्टीज में डिसीजन जो होगा वो बाइंडिंग हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद ये केस लॉ है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना है। देन आगे चलते हैं, ये रेस जुडिकाटा अप्लाइज इवन टू रिट प्रोसीडिंग्स बिफोर द एडमिनिस्ट्रेटिव और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। देन उसके बाद आओ तो एक्सेप्शंस क्या क्या हैं ये देख लेते हैं कि रेस जुडिकाटा कब अप्लाई नहीं करेगा, कब फॉर्मर सूट के डिसीजन के बाद भी आप नेक्स्ट सूट फाइल कर सकते हो, सब्सिक्वेंट सूट फाइल कर सकते हो। तो पहला ऑब्टेन बाय फ्रॉड, अगर पहला जो डिक्री है फॉर्मर सूट की डिक्री फ्रॉड के थ्रू ऑब्टेन्ड है, तो डिक्री विदाउट जुरिसडिक्शन है, तो प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ है जिसमें फैक्ट्स इन्वॉल्व नहीं है, तो उस केस में चेंज इन लॉ और सर्कमस्टांस है, तो उस केस में आप रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। डिसमिसल इन डिफॉल्ट और टेक्निकल ग्राउंड्स है, तो उस केस में डिसाइड नहीं होगा, रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा, ठीक है। अब डिसमिस इन डिफॉल्ट हमने डिस्कस किया था कि डिसमिस इन डिफॉल्ट इज नॉट अ डिक्री, तो बेसिकली अगर फॉर्मर कोर्ट की डिक्री नहीं आई है तो उस केस में रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। देन कंपैरिजन टेबल है, तो बेसिकली ये जो है कंपैरिजन है, देन हाउ रेस जुडिकाटा अप्लाइज इन डिफरेंट फील्ड्स, दैट इज सिविल, क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशनल जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। तो ये आप देख लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद क्विक रिवीजन टेबल है, ये आप एक बार देख लेना वीडियो पॉज करके, यहां पर क्विक रिवीजन टेबल आपकी खत्म हो जाती है। अब एक बार देख लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस जुडिकाटा एंड रेस सब जुडिस, जो हम छोड़ के आए थे जिसे स्किप किया था, ठीक है।
अब ये देख लेते हैं, स्टेज अगर देखें तो रेस सब जुडिस कहां लगता है, पेंडिंग सूट पे लगता है, और रेस जुडिकाटा किस पे लगता है, डिसाइडेड केस पे। भाई पहले वाला पेंडिंग सूट है इन द रेस सब जुडिस, और रेस जुडिकाटा में पहले वाला डिसाइडेड केस है, ठीक है। इफेक्ट क्या है, स्टे ऑफ सब्सिक्वेंट सूट है, जो सब्सिक्वेंट सूट है उस पर स्टे लग जाएगा जब तक फॉरवर्ड सूट की डिक्री नहीं आ जाती। और इसमें क्या है, कंप्लीट बार लगा हुआ है ऑन द सब्सिक्वेंट सूट, कोई भी सुनवाई ही नहीं है, ठीक है। देन आगे चलते हैं, इसका पर्पस क्या है, अवॉइड पैरेलल ट्रायल्स। इसका पर्पस क्या है, प्रिवेंट रीलिटिगेशन। इसमें पैरेलल ट्रायल रोक रहा है कि भाई दो जगह एक ही चीज सुनी जाएगी तो गलत बात है, और इसमें दोबारा केस शुरू ना हो, ये चीज देखी जाती है। एप्लीकेबिलिटी देखें, मैटर इन इशू डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली सेम पार्टीज, ऑब्वियसली मैटर एंड इशू मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली डिसाइडेड अर्लियर, ठीक है। इसमें क्या है, पेंडिंग और इसमें डिसाइडेड, ठीक है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है, ये तो आप वैसे भी समझ ही गए होंगे, पर फिर भी क्योंकि मैंने टॉपिक छोड़ा था तो मेरा फर्ज बनता था इसको कंप्लीट कराना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब आता है आपका क्या, रेस्टिट्यूशन, जो हमने ब्रीफली डिस्कस किया था कि टू रेज्यूम बैक टू रिस्टोर, ठीक है। तो इसको देखते हैं। Restitution means restoring a party to original position which he would have occupied if the decree or order had not been wrongly passed, ठीक है। अब सपोज दैट A वर्सेस B, ठीक है, ये केस हुआ, B ने क्या करा, B ने रॉन्ग डिक्री के बेसिस पे इस मकान का कब्जा ले लिया, ठीक है, इस मकान का कब्जा ले लिया। अब उस केस में क्या होगा, A क्या करेगा, A अपील करेगा, अपील करेगा, ठीक है। अपील में फिर से A वर्सेस B ही बनेगा, ठीक है, A वर्सेस B। उस केस में क्या होगा, अपील में मान लो कुछ ऐसे ग्राउंड्स निकल के आते हैं जिसमें A जो है जीत गया, ठीक है। तो जो अपीलेट कोर्ट होगा वो क्या करेगा, वो उसको रिस्टोर कराएगा कि जिस डिक्री के बेसिस पे उसने अपना पोजीशन खोया था, वापस उसको उसका पोजीशन मिले, उस गलत डिक्री को खारिज करके उसको उसकी पोजीशन में वापस लाएंगे, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट एक्टस क्यूरे नेमिनेम ग्रेवाबिट, दैट इज एक्ट ऑफ द कोर्ट शैल प्रेजुडिस नो वन, ठीक है। तो नो वन शुड बी प्रेजुडिस्ड बाय द एक्ट ऑफ द कोर्ट। एसेंशियल्स क्या है, सेक्शन 144 के देखते हैं। तो द डिक्री और ऑर्डर वाज वैलिड आफ्टर द केस, डिक्री और ऑर्डर जो है वो पहला वाला चेंज हो गया, ठीक है, रिवर्स्ड, सेट असाइड और मॉडिफाइड बाय द हायर कोर्ट, अपील में चेंज हो गया, ठीक है। इफ द पार्टी हैज बेनिफिटेड रॉन्गली अंडर द erroneous decree or order, the other party is entitled to restore back to the original position. तो जो भी उसने पैसा दिया उस डिक्री और ऑर्डर के तहत, जो भी उसने नुकसान झेला, तो उसको वापस करना उसका अधिकार है, ठीक है। तो सिमिलरली ये एग्जांपल भी प्रॉपर्टी पोजेशन का ही है, ठीक है। तो इस बार वीडियो पॉज करके इसको देख लेना। केस लॉज फॉर एग्जांपल जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट रेस्टिट्यूशन इज नॉट डिस्क्रिशनरी, इट इज अ स्टैट्यूटरी ड्यूटी ऑफ द कोर्ट्स। तो डिस्क्रिशनरी नहीं है जिसको आप फॉलो करो या ना करो, बल्कि ये ड्यूटी ऑफ द कोर्ट है, इसको आपको मैंडेटरी फॉलो करना ही करना है, ठीक है। देन अब आओ कैविएट, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर आप प्रैक्टिसिंग लॉयर बनना चाहते हो इन द सिविल फील्ड, तो उस केस में आपको पता होना चाहिए कि कैविएट का मतलब क्या है। कैविएट का मतलब क्या है, सेक्शन 148A में कैविएट प्रोवाइडेड है। इसका मतलब क्या है कि आपने कोर्ट में एक ऐसी एप्लीकेशन लगाई कि सामने वाली पार्टी जो भी एप्लीकेशन मूव कर रही है उसकी एक कॉपी आपको भी सर्व कराई जाए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अ फॉर्मल नोटिस लॉन्च्ड इन कोर्ट बाय द पर्सन टू इंश्योर नो ऑर्डर इज पास्ड विदाउट हियरिंग टू हिम। तो ऑब्वियसली जो भी एप्लीकेशन पास हो रही है उसकी एक कॉपी उसको भी प्रोवाइड की जाए, ताकि कोई भी ऐसी एप्लीकेशन ना हो जिस पे ऑर्डर पास हो जाए उसको सुने बिना, ठीक है। तो कॉपी प्रोवाइड करोगे तो उसका जवाब वो दे सकेगा, ठीक है। प्रिवेंट्स एक्स पार्टी वन साइडेड डिसीजन इंटरिम ऑर्डर्स, ठीक है। Who may lodge any person claiming the right to appear before the court in proceeding can lodge a caveat। मतलब प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट दोनों ही लॉन्च कर सकते हैं। एसेंशियल क्या है, हु कैन फाइल, एनी पर्सन हु अप्रीहेंड्स दैट एन एप्लीकेशन मे बी मेड इन अ सूट और प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम। तो उसको लगता है कि मेरे अगेंस्ट कोई सूट में या फिर प्रोसीडिंग में एप्लीकेशन लगाई जा सकती है, तो वो कैविएट की एप्लीकेशन पहले ही लगा सकते हैं। क्यों लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं कि ताकि उसकी एब्सेंस में उसको ऐसा ही ना हो कि उसको पता ही ना लगे उसके अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास हो जाए, इसलिए कैविएट लगा दो, ताकि कोई भी एप्लीकेशन कोर्ट में मूव होगी तो आपको उसकी एक कॉपी मिल जाएगी, तो आप उसका जवाब दे सकते हो, ठीक है। ड्यूटी ऑफ द कोर्ट क्या है, कोर्ट मस्ट सर्व नोटिस टू द कैविएटर बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर। तो कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले नोटिस जाएगा कैविएटर को, मतलब जिसने कैविएट लगाई है, ठीक है, तो उसको नोटिस जाएगा कि भैया आपके खिलाफ ये एप्लीकेशन फाइल हुई है। ड्यूटी ऑफ द एप्लीकेंट क्या है, एप्लीकेंट मस्ट फर्निश कॉपी ऑफ एप्लीकेशन प्लस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स टू द कैविएटर। तो एप्लीकेंट जो एप्लीकेशन लगा रहा है वही फर्निश करेगा कॉपीज, ताकि उस कैविएटर को भी एप्लीकेशन भेजी जा सके। वैलिडिटी कब तक है, 90 दिन तक वैलिड रहता है। जब तक आपने फाइल करा, कैविएट फाइल करा, उसके 90 दिन तक कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि आपको उस 90 दिन के ड्यूरेशन में अगर कोई एप्लीकेशन फाइल हो रही है तो आपको वो सर्व करेगा, ठीक है। विदाउट आपके सर्विंग वो कोई भी ऑर्डर इशू नहीं करेगा, ठीक है। देन उसके बाद केस लॉज, कैविएट इंश्योर्स नेचुरल जस्टिस, ऑब्वियसली, ठीक है। पर्पस इज टू अवॉइड एक्स पार्टे इंटरिम ऑर्डर्स, ठीक है।
देन आगे चलते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज इनहेरेंट पावर ऑफ द कोड्स। इनहेरेंट पावर की देखो दो इंटरप्रिटेशन है कि इनहेरेंट पावर का मतलब क्या है कि मैं वो सारी चीजें कर सकता हूं जो मुझे प्रोवाइडेड, ठीक है। और इनहेरेंट पावर का एक इंटरप्रिटेशन ये है कि मैं वो सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे मना नहीं किया वो, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो कोड्स को यूज करना चाहिए मेरे हिसाब से वो ये करना चाहिए कि मैं वो सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे मना नहीं किया गया, ठीक है। तो दैट इज इनहेरेंट पावर ऑफ द कोड। तो सीपीसी इज नॉट एग्जॉस्टिव, इट कैन नॉट एंटिसिपेट ऑल पॉसिबल सिचुएशन। तो सारे पॉसिबल सिचुएशन को पहले से ही एंटिसिपेट नहीं किया जा सकता और ना ही सबके बेसिस पे लॉ बनाए जा सकते हैं। इसलिए कुछ आपको मार्जिन छोड़ना पड़ेगा जहां पर कोर्ट के पास कुछ पावर्स होंगी, या फिर मान लो लॉ मेकर्स के पास भी कुछ पावर्स जैसे छोड़ी गई हैं, जहां पर उनके पास फुल अथॉरिटी है कि वो अपने एप्लीकेशन ऑफ द माइंड से नेचुरल जस्टिस पे काम कर सके, ठीक है। टू फिल दिस प्रोसीजरल गैप कोर्ट हैव रेसिडुअल पावर्स कॉल्ड इनहेरेंट पावर्स, ऑब्वियसली, ठीक है। तो टू पर्पस क्या है, एंड्स ऑफ जस्टिस, ताकि फेयरनेस प्रोवाइड करी जा सके, इक्विटी एंड नेचुरल जस्टिस को प्रोवाइड किया जा सके। इसलिए आपके सिचुएशन एंटिसिपेट करे बिना कोर्ट को कुछ मार्जिन दिया गया है कि वो जहां फंसे वहां इनहेरेंट पावर का यूज कर सके, ठीक है। प्रिवेंट अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट, तो कहीं ऐसा लगे कोर्ट को कि भाई ये बंदा बिना वजह खामे का परेशान हो रहा है प्रोसेस ऑफ द कोर्ट से, तो उस केस में कोर्ट के पास ये पावर है कि जो मैंडेटरी प्रोसेस नहीं है उसको वो स्किप करा सकते हैं। प्लस टू स्टॉप फ्रॉडुलेंट, वेक्सेशियस और अनजस्ट लिटिगेशन को वो रोक सकते हैं, ठीक है। एम्बिट एंड स्कोप ऑफ 151, तो आपको याद रखना है सेक्शन 151 में कहां प्रोवाइडेड है, इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट, ठीक है। पहला क्या है, टू ग्रांट इंटरिम रिलीफ नॉट एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड। तो अगर कोई रिलीफ ऐसा है जो एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड नहीं है, वो भी सेक्शन 151 में इनहेरेंट पावर्स के अंदर कोर्ट प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। इंटरिम इंजंक्शन स्टे ऑर्डर्स वेयर ऑर्डर 39 सीपीसी डज नॉट अप्लाई। तो जहां पर इंटरिम इंजंक्शन है, तो मान लो किसी को सामने वाले को रोकना जरूरी है, पर ऑर्डर 39 जिसमें इंटरिम इंजंक्शन की बात हुई है, टेम्परेरी इंजंक्शंस की, वो अप्लाई नहीं करता, तो उस केस में कोर्ट 151 सेक्शन 151 याद रखना इनहेरेंट पावर्स का, वहां पर वो इंटरिम इंजंक्शन लगा सकता है जहां पर सेक्शन आर्टिकल ऑर्डर 39 काम नहीं करता, तो हम वहां पर, ठीक है। मनोहर लाल चोपड़ा वर्सेस राय बहादुर राव राजा सेठ हीरालाल, ठीक है। तो इसको देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड कोर्ट कैन ग्रांट इंजंक्शन अंडर सेक्शन 151 इवन इफ नॉट एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, ठीक है। तो याद रखना। देन उसके बाद टू रिकॉल और रिव्यू ऑर्डर्स ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। तो अगर कोई भी ऑर्डर फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन से पास हुआ है तो उसको रिकॉल या फिर रिव्यू भी कर सकता है कोर्ट के पास, सेक्शन 151 में इनहेरेंट पावर्स है। देन टू कंसोलिडेट सूट और प्रोसीडिंग, तो अगर मल्टीपल सूट चल रहे हैं, एक ही पार्टी सेम ही है, कॉज ऑफ एक्शन सेम है, तो उसको कंसोलिडेट मर्ज कर सकता है अंडर सेक्शन 151, ठीक है। टू स्टे प्रोसीडिंग और टू अवॉइड इनजस्टिस, तो स्टे लगा सकता है प्रोसीडिंग पे, और किस लिए, ताकि इनजस्टिस अवॉइड हो सके, रोका जा सके, ठीक है। नो एक्सप्रेस प्रोविजन जब एक्सेस नहीं करता तब वो कर सकता है। कोर्ट स्टेड पैरेलल प्रोसीडिंग टू अवॉइड कंफ्लिक्टिंग जजमेंट्स, ठीक है। टू रिस्टोर मैटर्स डिसमिस्ड फॉर डिफॉल्ट, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा हुआ कि मान लो कि प्लेंटिफ ने केस फाइल करा, पी वर्सेस डी चल रहा था, उस केस में मान लो केस फाइल करने के अगले दिन प्लेंटिफ बीमार पड़ गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, और कोर्ट ने वो केस क्या करा, डिसमिस एंड डिफॉल्ट करके खत्म कर दिया, तो उस केस में सेक्शन 151 में एप्लीकेशन मूव करके अगर जेन्युइन ग्राउंड है तो उस केस में आप उसे रिस्टोर करवा सकते हो, ठीक है। वैसे तो ये ऑर्डर 9 में कवर हो जाएगा, रिस्टोरेशन ऑफ द डिसमिस एंड डिफॉल्ट, पर फिर भी सेक्शन 151 में प्रोवाइडेड है, यूज कर सकते हो, ठीक है। देन टू अमेंड और क्लैरिफाई ऑर्डर्स टू प्रिवेंट मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, ठीक है। तो अगर कोई कोर्ट ने ऑर्डर ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है तो उसको अमेंड कर सकता है, प्लस मॉडिफाई कर सकता है और क्लैरिफाई कर सकता है, ताकि कुछ मिस इंटरप्रिटेशन ना हो और जस्टिस की ऐसी की तैसी ना हो जाए, ठीक है। देन उसके बाद टू पनिश अब्यूज ऑफ प्रोसेस, तो अगर कुछ ऐसा है कि अब्यूज ऑफ प्रोसेस का यूज कर रहा है कोई, कि कोई प्रोसेस को ढाल बना के यूज कर रहा है, सामने वाले की डेट पे डेट लगवा रहा है परेशान करने के लिए, तो उस केस में जो सेक्शन 151 है उसके अंदर जो कोर्ट है वो फ्रिवलेस एप्लीकेशन को स्ट्राइक आउट कर सकता है और सूट्स जो वेक्सेशियस सूट्स हैं फर्जी वाले उनको खत्म कर सकता है, स्टे कर सकता है। टू ऑर्डर फॉर रेस्टिट्यूशन इफ सेक्शन 144 डज नॉट अप्लाई, तो बेसिकली अगर किसी केस में सेक्शन 144 स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं करता, जो हमने डिस्कस किया, तो वहां पर रेस्टिट्यूशन कोर्ट 151 सेक्शन 151 में भी करवा सकता है। लिमिटेशंस क्या क्या है समझ लेते हैं। अगेंस्ट एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ सीपीसी, तो अगर कोई एक्सप्रेस प्रोविजन है जो कोर्ट को बार करता है कोई काम करने से, तो उस केस में वो नहीं कर सकता। मैंने बोला ना कि इनहेरेंट पावर वो सारी पावर्स हैं जो कोर्ट बार्ड नहीं है, वो सब वो कर सकता है जिसको उसको बार नहीं किया गया, ठीक है। देन टू क्रिएट न्यू राइट्स और ऑब्लिगेशंस, तो नए राइट्स और ऑब्लिगेशंस क्रिएट नहीं कर सकता। टू ओवरराइड स्टैट्यूटरी लॉ को ओवरराइड नहीं कर सकता कि भाई इनहेरेंट पावर को ही ओवरराइड कर दिया। जैसे एक बार क्या हुआ कि एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज साहब ने सुप्रीम कोर्ट को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं, तो नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर अपील और रिवीजन, तो अपील और रिवीजन का जो प्रोसेस प्रोवाइडेड है इन द सीपीसी उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है,
बल्कि जहां पर वो अप्लाई नहीं करते उसका सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट केस लॉज देख लेते हैं। तो ये बेसिकली लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट केस लॉज है, वीडियो पॉज करके एक बार आप पढ़ लेना। एग्जाम में आप मान के चलो कि हर टॉपिक पे आपको कम से कम 2 से 3 केस लॉज मिनिमम आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, तो ये आप इसमें से कोई भी जो आपको इजी लगे वो आप मेंशन कर सकते हो इन एग्जाम्स। ठीक है, देन आगे चलते हैं। ये केस लॉज टेबल आपकी यहाँ पर खत्म हो जाती है। देन उसके बाद कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक, यहाँ पर ये कंक्लूजन खत्म नहीं होगा, ये कंक्लूजन यहाँ पे आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ई कोड्स। ठीक है, तो ई कोड्स का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कोड्स, मतलब जैसे ईमेल्स होता है, जैसे पहले चिट्ठी भेजते थे, आज के डेट में ईमेल भेजते थे, वैसे ई कोड्स का मतलब क्या है कि आपको फिजिकली कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप कोर्ट में अपीयर हो सकते हो। ठीक है, तो इसका मीनिंग देखें, ई कोड प्रोजेक्ट वाज कंसेप्चुअलाइज्ड अंडर नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान फॉर आईसीटी इन जुडिशरी 2005 में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या था? टू मेक जस्टिस डिलीवरी एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट, पेपरलेस एंड एक्सेसिबल। ठीक है, तो आज की डेट में जैसे आप लोग देखते होंगे, ई कोर्ट्स की वेबसाइट भी है, ई कोर्ट्स की ऐप भी है, जिसमें आपके कुछ ऑर्डर्स वगैरह आपको अपलोडेड मिल जाते हैं, जो कि आप घर बैठे एक्सेस कर सकते हो इन केस अगर आपको कुछ करना हो तो। ठीक है, फीचर्स क्या है? ई फाइलिंग ऑफ द केसेस, एफिडेविट्स, रिटन स्टेटमेंट वगैरह वगैरह, ई पेमेंट ऑफ द कोर्ट फीस वगैरह वगैरह, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, हियरिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कॉज लिस्ट एंड केस स्टेटस ऑनलाइन, ये सब चीजें आपको देखने मिल जाती है। ठीक है, देन आगे चलते हैं। एंड डिजिटलाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, तो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि ई हियरिंग कब से चालू हुई, तो कोविड वाले एरा के बाद से अगर कोई पर्सन फिजिकली नहीं जा पाता कोर्ट में, तो एटलीस्ट वो वर्चुअली अपीयर होके, अनलेस एंड अनटिल कोर्ट ने स्पेसिफिक ऑर्डर दिया है कि आपको फिजिकली प्रेजेंट रहना है, नेसेसरी केसेस में वर्चुअली प्रेजेंट होकर के भी काम चलाया जा सकता है। ठीक है, देन उसके बाद लीगल बेसिस देखें, दो नॉट पार्ट ऑफ सीपीसी इटसेल्फ, अमेंडमेंट्स एंड रूल्स अंडर सीपीसी प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है वो ई कोर्ट्स को, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को यूज करना अलाउ करती है। ठीक है, देन उसके बाद केस लॉ देख लो, सुप्रीम कोर्ट upheld the video conferencing as a method for recording evidence, obviously. ठीक है, cognizance for extension of limitation, Supreme Court used e-filing and video hearings extensively during COVID-19, showing adaptability of CPC with e-courts. ठीक है, तो बेसिकली ये जो e-courts का जो कल्चर आया, या e-hearing का जो मेनली कल्चर आया, e-courts का तो पहले से ही था, पर e-hearing का जो मेनली कल्चर आया वो आफ्टर COVID-19 ही आया। ठीक है, देन तो ये बेसिकली जो कंसेप्ट हमने डिस्कस किए उसके क्विक रिवीजन टेबल है फॉर ऑल द कंसेप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है, कैविएट, इनहेरेंट पावर्स, देन ठीक है, ये हो गया आपका ई कोर्स। तो बिफोर द एग्जाम्स ये भी आपका, अगर आपको सेक्शंस वगैरह रिवाइज करने हैं, ऑर्डर्स वगैरह, तो ये आपके काम आएगी। देन आगे चलते हैं, अब आता है आपका लास्ट टॉपिक, दैट इज इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट क्या है कि भाई सूट की शुरुआत मतलब केस की शुरुआत, तो डिफाइन नहीं है सूट कुछ भी, पर इंटरप्रिटेशन अगर देखें तो क्या है? अ सिविल प्रोसीडिंग इनिशिएटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट इज अ सूट। तो अगर कोई सिविल प्रोसीडिंग शुरू हो रही है, मतलब सूट ऑफ अ सिविल नेचर, दैट इज सेक्शन 9 ऑफ द सीपीसी, अगर कुछ शुरू हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट इज सूट। ठीक है, देन एसेंशियल क्या है? एसेंशियल क्या है? एडजुडिकेशन ऑफ सिविल राइट्स बाय सिविल कोर्ट। ठीक है, तो सेक्शन 9 सीपीसी बहुत जरूरी है, याद रखना। सिविल कोर्ट्स हैव जुरिसडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर एक्सेप्ट दोज एक्सप्रेसली बार्ड। तो सारे सिविल नेचर के सूट्स को सिविल कोर्ट ट्राई कर सकता है, पर उनको नहीं कर सकता जिनको एक्सप्रेसली बार किए। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल सूट्स अगर देखें तो सेक्शन 26 में प्रोवाइडेड है, और ऑर्डर 4 दैट इज इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स यहां पर प्रोवाइडेड है। सेक्शन 26 देखें अगर, एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट और इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो या तो प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट से हो जाएगा, और अगर कोई और मेथड प्रोवाइडेड है तो उससे हो जाएगा। ठीक है, सूट बिगिन ओनली व्हेन द प्लेंट इज फाइल्ड बिफोर अ प्रॉपर कोर्ट। तो जब प्रॉपर कोर्ट के सामने, जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन है, जब उसके सामने प्लेंट प्रेजेंट करी जाएगी तभी सूट शुरू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, मस्ट बी अकम्पनीड बाय द एफिडेविट स्टेटिंग दैट द कंटेंट्स आर ट्रू। तो प्लेंट के साथ एफिडेविट भी लगाना जरूरी है आफ्टर 2002 कि भाई जो आप प्लेंट लगा रहे हो उसके कंटेंट ट्रू है, सही है, सच है, झूठ नहीं है, तो उस केस में एफिडेविट लगाना जरूरी है। ठीक है, अ सूट इज इंस्टीट्यूटेड व्हेन प्लेंट इज प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। ठीक है, देन उसके बाद एनालिसिस अगर देखें तो सेक्शन 26 का क्या है? मोड ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या है? नॉर्मली बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट। देन मैंडेटरी एफिडेविट है, देन प्लेंटिफ जो है प्लेंट के साथ मैंडेटरी एफिडेविट भी फाइल करेगा, ताकि अगर उसने फॉल्स वगैरह केस फाइल किया तो उसको पनिश किया जा सके। ठीक है, देन जुडिशियल रिकॉग्निशन देखिए तो भगवान स्वरूप वर्सेस मूलचंद, दैट इज a suit is instituted when the plaint is presented before the competent officer of the court, not when it is registered. ठीक है, तो प्लेंट जब प्रेजेंट हो रही है बिफोर द कोर्ट, जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी एक्सप्लेन, अगर मान लो कि ए वर्सेस बी होना था, ठीक है, अब ए भाई साहब ने लिमिटेशन एक्ट को देखा कि 3 साल मेरे खत्म हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल 10/12/25 को। ठीक है, 3 साल मेरे खत्म हो जाएंगे, उसके बाद मैं केस फाइल कर ही नहीं सकता। ये भाई साहब गए और इन्होंने क्या करा, 3 साल खत्म होने से पहले, कब?
9/12/2025 को क्या करा, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट के सामने प्लेंट प्रेजेंट कर दी। अभी रजिस्टर नहीं हुआ केस, अभी ये फाइल, अभी ये साबित नहीं हुआ कि ये प्लेंट सही है, सच्ची है, मतलब कुछ इसमें सारी चीजें हैं, मतलब जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है वो भी नहीं हुई, बस ऑफिसर ऑफ द कोर्ट के सामने प्रेजेंट कर दी, अभी कुछ भी उस पर इंक्वायरी नहीं हुई है। फिर क्या हुआ, इंक्वायरी कब शुरू हुई, 11 को पहली डेट लगी और 11 को केस क्या हुआ, इंक्वायरी पे गया और 11 को जाकर के ये हुआ कि भाई ये जो सूट है वो रजिस्टर होना चाहिए। तो भी ये मान लिया जाएगा कि ये जो प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट है तब से सूट इंस्टीट्यूट हुआ, ना कि रजिस्ट्रेशन ऑफ द केस। ठीक है, देन केस लॉज ऑन 26 देखें अगर, तो ये हम बहुत सारे केस लॉज अभी देख ही चुके हैं। ठीक है, सेम वही केस लॉज है। देन राइट टू ब्रिंग अ सिविल सूट इज एन इनहेरेंट राइट अनलेस स्पेसिफिकली बार्ड बाय द लॉ। तो लिमिटेशन एक्ट जनरली बार करती है। ठीक है, देन अब आओ ऑर्डर नंबर 4 ऑफ द सीपीसी, दैट इज इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट्स। तो सूट कब इंस्टीट्यूट होगा, एवरी सूट इज इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटिंग द प्लेंट। हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, प्लेंट मस्ट कंप्लाई विद ऑर्डर 6, ऑर्डर 7 जो हम प्लीडिंग का है और प्लेंट का है उस पर कंप्लाई करना चाहिए, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। देन प्रैक्टिकल इफेक्ट क्या है, इफ द प्लेंट इज डिफेक्टिव इट मे बी रिजेक्टेड अंडर ऑर्डर 7 रूल 11। ठीक है, तो दो चीजें होती हैं, रिटर्न ऑफ द प्लेंट एंड रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट। तो रिटर्न ऑफ द प्लेंट जो होता है उसमें क्या होता है कि अगर मान लो कि आपने गलत कोर्ट में, मान लो एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपने गलत कोर्ट में बोनाफाइडली कोई केस फाइल कर दिया, तो कोर्ट क्या करेगा, उसको रिटर्न कर देगा कि भाई इसको सही जगह फाइल कर दो बजाय कि रिजेक्ट करने के। ठीक है, बिकॉज रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट इज द डिक्री। ठीक है, देन आगे चलते हैं। देन आता है क्या आपका ऑर्डर 4 का रूल 2, दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ अ सिविल सूट। एवरी प्लेंट प्रेजेंटेड इज एंटर्ड इन रजिस्टर ऑफ द सूट मेंटेन्ड बाय द कोर्ट। ठीक है, तो जो भी प्लेंट प्रेजेंट हो रही है उसको रजिस्टर ऑफ द सूट में मेंशन कर दिया जाएगा। इसीलिए आप जब देखते होंगे तो सिविल सूट नंबर जो होता है, सिविल सूट नंबर, उसको हम लोग डैश छोड़ देते हैं ऑफ 2000, जो भी मान लो 2026 का है तो उसको डैश छोड़ देते हैं। वो कोर्ट भरता है, वो हम नहीं भर सकते, मतलब एडवोकेट्स नहीं भर सकते, वो अकॉर्डिंग टू द रजिस्टर ऑफ द सिविल सूट्स वो भरता है, हम नहीं भर सकते। ठीक है, फिर उसके बाद ओनली आफ्टर एंट्री डज द सूट गेट्स अ नंबर। ठीक है, तो जो सिविल सूट नंबर है उसको छोड़ दिया जाता है। दिस इज एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रियल स्टेप बट इंस्टीट्यूशन रिलेट्स बैक टू द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन। तो इंस्टीट्यूशन कब से माना जाएगा, जब वो प्लेंट प्रेजेंट की गई थी, ना कि तब से जब उसको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला। ठीक है, देन उसके बाद कंबाइंड इफेक्ट्स अगर देखें तो सेक्शन 26 एंड ऑर्डर 4 के जो है वो क्या है, सब्सटेंटिव डिक्लेरेशन है। ठीक है, देन ऑर्डर 4 जो है वो प्रोसीजरल फ्रेमवर्क है, किस तरीके से प्लेंट जो है फाइल होनी चाहिए। ठीक है, देन ये आपका वही सब बात है घुमा फिरा के। इंस्टीट्यूशन बिगिंस विद प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट मस्ट सैटिस्फाई प्लीडिंग रूल्स, वंस प्रेजेंटेड इट इज एंटर्ड इन द रजिस्टर। ठीक है, देन फ्रॉम दैट मोमेंट द सूट इज पेंडिंग बिफोर द कोर्ट इवन इफ द रजिस्ट्रेशन हैपेंस लेटर। जिस दिन से प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट हुआ, ठीक है, उस दिन से क्या हुआ, सूट जो है उसको पेंडिंग मान लिया जाएगा, जो हमने डिस्कस किया था इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट में। तो जिस दिन से प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट होता है उस दिन से सूट इंस्टीट्यूटेड मान लिया जाएगा। ठीक है, देन केस लॉज देखें तो ये केस लॉज है, ये कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एक बार देख लेना वीडियो पॉज करके टेबल को। ठीक है, ये आपका केस लॉज है। देन उसके बाद ये केस लॉज आपके खत्म हो जाते हैं टेबल यहाँ पे, और फिर आपका ये कंक्लूजन आ जाता है ऑफ दिस टॉपिक। इसी के साथ हमारी जो वीडियो है वो खत्म हुई, मतलब यूनिट नंबर 1 हमारी ओवर हो गई। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। कोई डाउट है तो ऑब्वियसली आप कमेंट सेक्शन में पूछो, बिकॉज इट इज एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आपको हमेशा काम आएगा इन केस अगर आप सिविल लॉ प्रैक्टिस करते हो तो। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स। मिलते हैं जल्द ही किसी और वीडियो में।